हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि क्लैट, एलेट, यूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं। उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए स्टूडियो नहीं गया हूँ, तो क्लासेस जो हैं इस तरीके से ले रहा हूँ। बट सेशन बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर जो है वो है सेक्शन 302। आगे बढ़ते हैं और आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। राइट टू इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर में आता है? ठीक है, ये केरला हाई कोर्ट ने कहा था पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान चुका है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आप देखते हैं राइट टू इंटरनेट को एज ए फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंदर इसको कहा था? तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं। एक देखिए यहाँ पे आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आर्टिकल। तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला ये आर्टिकल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। रंजन गोगोई जी जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा आप लोगों को जुडिशरी के बारे में। और क्लैट में, क्लैट एलएलएम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं अलग से सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, वो काम का है। बट जो एनएलएसएट वाले स्टूडेंट हैं, डीयूएलएलबी वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा जुडिशरी के ऊपर भी पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। और एनएलएसएट वाले तो खासकर जिनको, क्योंकि एस्से लिखना होता है एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे जुडिशरी के अंदर कुछ इस तरीके के पॉइंट्स जो इसमें से निकलेंगे वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वैली एंड हिल्स, आई थिंक ये इलेक्शन वाला आर्टिकल था, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे काम का नहीं है। एंड एट द सेंटर, ये इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। डेली ही आ रहे हैं, अभी कल भी हमने देखा था, थोड़ा सा देख लेंगे। सैटरडे में यहाँ पे ग्राउंड जीरो आता है, जो हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है, कहानी है। अगर इंग्लिश रीड करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग चाहें तो जो क्लैट के स्टूडेंट हैं, क्लैट यूजी के, जो 5 साल की लॉ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का बहुत पर्सपेक्टिव बढ़ चुका है। और एनएलएसएट वाले जो हैं इसकी रीडिंग कर सकते हैं, स्टोरी फॉर्म में होता है। चलिए, तो पहला आर्टिकल जो है ना वो बात करता है यहाँ पे इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशन के बीच में। अभी देखिए एक वर्चुअल मीट हुई थी, और इस वर्चुअल मीट का कारण क्या है? देखिए, पहले हमारे जो 26 जनवरी की परेड होती है, 26 जनवरी का जो ये प्रोग्राम होता है, इसमें हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुलाया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया, तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ है, देखो, इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में ना रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्स के लिए, इनके ऊपर, ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूरेनियम रिच कंट्रीज़ होती हैं ये, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं चाहिए होता है। बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ना अपना एक मसला है। क्या मसला है? आप ये देखिए कि ये कंट्रीज़ ना लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। क्या हैं? लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। और इंडिया के साथ इनको अगर हमें ट्रेड करना है तो हम डायरेक्टली, कोई ट्रेड का रास्ता नहीं है कि जैसे भैया समुद्र से हम घूम फिर के पहुंच जाएं, इस तरीके का सिस्टम नहीं है। आपको कहीं ना कहीं लैंड का नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा इन कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी समय से मसला है। पहले हम देखिए पाकिस्तान पे डिपेंड थे, तो भारत जो है वो कुछ इस तरीके से जाके यहाँ पे ट्रेड कर लेता था। लेकिन ना अब हमारा पाकिस्तान मित्र रह गया है, और अफगानिस्तान में भी सिचुएशन है तालिबान की, तो यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो भारत ने इसके लिए क्या किया था, हमने देखिए यहाँ से छाबार पोर्ट का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको ख़त्म कर दें, इस पर डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें, और यहाँ से जो है हम छाबार पोर्ट तक अपना रास्ता पहुँचाएं। तो मैंने चलिए लंबा बना दिया, इसको शॉर्ट में बना देता हूँ जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए भारत चाह रहा है कि यहाँ से जो है छाबार पोर्ट पे चीज़ें जाएं। यहाँ पे देखिए छाबार पोर्ट है ईरान के अंदर, और यहाँ से फिर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में व्यापार करें। लेकिन अभी भी इसमें एक समस्या क्या है कि यहाँ पे देखो अफगानिस्तान में काफ़ी स्टेबिलिटी चल रही है, तालिबान आ चुका है, फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो इंडिया एंड इन कंट्रीज़ के बीच में एक सबसे बड़ा जो समस्या है यहाँ पे वो डिस्कस किया गया, लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स एंड सिचुएशन इन अफगानिस्तान। और ये इन सभी कंट्रीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रीज़ भी हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बहुत सारे ट्रेड के लिए। काफ़ी सारा भारत यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करता है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है बेचना, इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना। तो ये सारी मसले जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, और इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको अब हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, टू द पोल बूथ विथ नो डोनर नॉलेज।
तो सबसे पहले तो जानो कि यार ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड ना, ये एक स्कीम आई थी, इसके अंदर आप जो है 1,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक डोनेट कर सकते हो। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ SBI से आप इशू करा सकते हो, ठीक है। अब पहले मैं इन सब चीज़ों पे आऊँ ना, उससे पहले आपको एक बेसिक आइडियोलॉजी देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखिए एक इंसान है, इनका नाम है सुशांत। एक ये पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है KJP। ये आपका है SBI बैंक। सरकार ने, गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो SBI से ही लेना है। वो हर समय मतलब गवर्नमेंट ही सुनिश्चित करती है कहाँ से आप ले सकते हो। तो SBI इज द अभी करता धरता फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये सुशांत जो है ना, इनको KGP को पैसा डोनेट करना है। तो सुशांत कैसे करेंगे ये जान लो। तो देखो सुशांत को अगर KGP को पैसा डोनेट करना है तो उन्हें पहले SBI जाना होगा। मान लो 1,000 रुपया करना है, तो इन्होंने 1,000 रुपये SBI को दिया, इसके बदले में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, ठीक है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड सुशांत जो है वो लेके जाएंगे KGP पार्टी के पास। बहुत हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। KGP पार्टी जो है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सेप्ट करेगी और फिर KGP पार्टी जो है वो SBI पहुंचेगी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। फिर SBI जो है वो इनको इसके बदले में इनके अकाउंट में पैसा दे देगा। तो ये सिस्टम है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो लाइफ है ना 15 दिन की होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बैठी रहें और जब इनका मन करे तब ये इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं। आपको जो है ये 15 दिन के अंदर जो है इसको कैश कराना होगा। Can be used for making donations only to political parties registered under Section 29A of the Representation of People Act 1951. पीरियड क्या है परचेस का? तो अवेलेबल फॉर परचेस फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अभी यही यहाँ पे स्पेसिफाइड करी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया on fulfillment of all the extant KYC norms by making payment from a bank account. नेचर क्या है? bearer instrument in the nature of a promissory note, interest free banking instrument. तो ये कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब इस आर्टिकल में भी इसकी कुछ क्रिटिसिज्म हो रही है, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहली समस्या जो है ना वो है एनोमिटी ऑफ बायर्स। देखो हो क्या रहा है ना कि आपको ये नहीं पता पड़ रहा है कि पैसा कौन दे रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि सुशांत थे, इन सुशांत ने KGP पार्टी को पैसा दिया, ठीक है। सुशांत की एक कंपनी है जिसका नाम है कडानी, ठीक है। सुशांत ने KGP पार्टी को काफी सारा पैसा दिया, पहले 1,000 दिया, फिर 1 करोड़ दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। KGP पार्टी जो है कल को सत्ता में आ जाती है, तो वो जो है वो सुशांत जो है ना कल को KGP पार्टी जो है कल को एक टेंडर निकालती है कि भैया एक हमारा ये एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट को देखने के लिए हमें कोई चाहिए। तो उसमें बहुत सारे लोग अपना बोली लगाते हैं, उसमें ये कडानी पार्टी भी बोली लगाती है। देयर इज पॉसिबिलिटी की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि KGP पार्टी को पता है कि कडानी पार्टी के जो ओनर हैं सुशांत, इन्होंने कडानी जो कंपनी है इसके जो ओनर हैं सुशांत, इन्होंने हमारी मदद करी है, तो क्या आज हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। तो फिर वो कहीं ना कहीं ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आके कडानी पार्टी को ही, कडानी कंपनी को ही, बार बार पार्टी निकल जा रहा है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है ना, तो कहीं ये हो सकता है कि उस कडानी कंपनी को उस एयरपोर्ट का करता धरता बना दें। तो ऐसी समस्या के वजह से एनोनिटी ऑफ बायर्स जो है ना एक समस्या का विषय बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे लोगों से पैसा ले रही हैं। फिर कहीं ना कहीं देखो फेवर रिटर्न तो करना पड़ता है। आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत बार किसी से फेवर लिया होगा, तो जब आप फेवर ले लेते हो तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले के एहसान में थोड़े से दब जाते हो। फिर कल को वो आपसे कुछ मांगता है तो आपको वो चाहे बोले चाहे ना बोले कि भैया उस दिन मैंने आपकी मदद करी थी, आपको वो बात याद रहती है और आप फेवर रिटर्न करते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि कॉर्पोरेट हाउसेस कैन फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टीज। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस यहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस कैन बाय बॉन्ड्स एंड इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कोई मान लो भैया ISI के ही द्वारा इन्फ्लुएंस कंपनी है, उन्होंने भैया बॉन्ड खरीद लिए हैं और कोई ऐसी पार्टी को चाहते हैं जहाँ पे देश वीक हो जाए, तो ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं। बॉन्ड बॉट विथ वाइट मनी कैन रीपर्चेज विथ ब्लैक मनी। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये एक अपने इश्यूज हैं। लेट्स सी इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। मामला जो है वो कोर्ट में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए दुष्यंत दावे जी ने आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल ना पूरा रंजन गोगोई जी के एक स्टेटमेंट के ऊपर है। देखो रंजन गोगोई साहब ने ना कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। इन्होंने ये कहा था कि करप्शन जो है ना
ये बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और जुडिशरी भी इससे परे नहीं है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है और अगर आप इसके सोच के बहुत चकित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहे हैं। मतलब इसको काफ़ी इन्होंने नॉर्मलाइज वे में बोला कि ठीक है जुडिशरी में भी होगा। तो अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ना, इसमें राइटर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं रंजन गोगोई साहब को। देखो मामला क्या है ना, रंजन गोगोई साहब के टेन्योर में बहुत बड़े बड़े 10 से 11 फैसले जो हैं वो आए थे। उसमें से एक आपको तो अयोध्या वर्डिक्ट याद होगा, लेकिन ये तो चलिए एक पूरा इंडिया का मामला था। बहुत सारे ना बड़े बड़े बिजनेसेस के केसेस पड़े थे, बिजनेस कंपनीज के केसेस पड़े थे, जहां पे करोड़ों करोड़ रुपए की बात थी और उन केसेस को भी सॉर्ट आउट किया गया बाय जब रंजन गोगोई जी का टेन्योर था, और वो सारे वर्डिक्ट जो हैं वो बिजनेसमैन के फेवर में आया। तो राइटर यहाँ पे क्या इंक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता आपके कार्यकाल में इनका भी इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो। इस आर्टिकल के अंदर ऐसी बात कही जा रही है, बाकी क्या सच है क्या नहीं है तो पता नहीं। तो ये बेसिक बातें जो हमने यहाँ पे जानी हैं। इसके अलावा ये बोलते हैं कि अगर चीज़ें जो हैं सही नहीं रही, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, देखो आज भी पूरा मामला पूरे इंडिया में कहीं भी होता है दो लोगों के बीच में, एक ही बात आती है, सी यू इन दी कोर्ट। तो जुडिशरी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास है। इस तरीके के स्टेटमेंट अगर देंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो लोगों को जो है फिर बहुत ज़्यादा डाउट होने लग जाएगा और देश की जुडिशरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरीके की बात यहाँ पे राइटर ने बोली है। ऑन अ पर्सनल लेवल, एक बार मैं सुप्रीम कोर्ट में जब इंटर्नशिप करता था तब मैं उस समय गया था, तो रंजन गोगोई साहब को मैंने कोर्ट में देखा था जब ये फैसला सुना रहे। तो समय चीफ जस्टिस नहीं बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने थे। तो उस समय ये 3-4 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें ये भी थे। तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस बाय हिज पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत सारे जजेस होते हैं, आप भी कभी जाएंगे कोर्ट प्रोसीडिंग देखने तो देखेंगे कि बहुत जजेस होते हैं, पर कुछ जजेस जो है ना वो कुछ लॉजिकली मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो वकील होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट और वो डांट भी रहे थे वकीलों को, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो वो एक अलग बात है, वो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें तो चलिए अलग है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस किस तरीके के जुरिडिक्शन होते हैं, किस तरीके के जुरिडिक्शन का बेसिकली मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में कभी आपने सोचा है कि मेरा जो है मेरे दोस्त सुशांत से लड़ाई हो गई, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं? क्यों मैं जाता हूं नीचे की लोअर कोर्ट्स के अंदर, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? तो जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किन किन मामलों में केसेस फाइल हो सकते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मोस्टली ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, एपेलेट जुरिडिक्शन होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन से मेरा क्या मतलब है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्टली एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, और ऐसे मामले के अंदर सीधे प्रोसीडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करी जा सकती है। ऐसे कौन कौन से मामले हैं, तो देखिए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन और मोर स्टेट्स ऑन साइड एंड ऑन मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, अब however this jurisdiction does not extend in the following situation: a dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, convenient engagement or other similar instrument, a dispute arising out of any treaty etc which specifically provide that the said jurisdiction does not extend to such dispute. interstate water dispute, यहाँ पे देखो ट्रिब्यूनल जरिए बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन चीजों में जुरिडिक्शन नहीं लगते हैं। मैटर रेफर टू फाइनेंस कमीशन और इस तरीके की और भी बातें हैं। रिकवरी ऑफ डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कॉमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो ये सारी बातें। इसी में देखो एक और आ जाता है रिट जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रिट डालते हो, ठीक है, कौन कौन सी रिट होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, क्वी वारंटो एंड सर्सेशरी। लेकिन रिट जुरिडिक्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट में आप रिट डालते हो अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में आप रिट डालते हो अंडर आर्टिकल 226। ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक आता है अपीलेंट जुरिडिक्शन। अपीलेंट क्या होता है, जो भी अपील के मामले होते हैं लोअर कोर्ट से आते हैं उसे अपीलेंट जुरिडिक्शन कहते हैं। इसमें भी देखो 3 प्रकार हैं। पहला देखो क्या है, जो सिविल मामले होते हैं उसका अपीलेंट मैटर, दूसरा होता है क्रिमिनल मामलों का, तीसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मामले जो हैं हाई कोर्ट से आते हैं वो, तो ये अपीलेंट जुरिडिक्शन में आता है। और इसी में एक और होता है अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिप्शन इन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। और इसमें जो है बस
मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है ना वो इंक्लूड नहीं होता। मिलिट्री ट्रिब्यूनल के कोई फैसले हैं तो उसको आप नहीं जा सकते हो स्पेशल लीव पिटीशन में, बाकी मैटर्स में आप जा सकते हो और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। फिर एक होता है एडवाइजरी जुडिक्शन। तो ये क्या होता है, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्पिरेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडवाइजरी जुडिक्शन जो है ना ये अंडर आर्टिकल 143 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें प्रेसिडेंट को ये ऑप्शन होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से 2 कैटेगरीज के मैटर में बात करके पूछ सकता है कि आपका इस पे क्या सुझाव है। तो पहला होता है जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट होता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है और जिससे प्रेसिडेंट चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे अपना ओपिनियन है। और दूसरा है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कॉन्वेनेंट इंगेजमेंट या इस तरीके के सिमिलर सिचुएशंस। तो ये जो पहला वाला है ना इसमें तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मना कर सकता है कि भैया हम नहीं दे सकते सजेशन, लेकिन इस दूसरे वाले में कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह भी सुप्रीम कोर्ट काम करती है। जितने भी हाई कोर्ट में मामले होते हैं और जिस तरीके के जजमेंट पास होते हैं सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उनको लगता है कि कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो कंटेम्प्ट हुआ हो। मान लो कि सुशांत नाम के बंदे ने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में कुछ किया है ऐसा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो चीज़ आएगी तो वो एक्शन ले सकता है। तो ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल, ठीक है। तो ये क्रिमिनल हुआ, ये सिविल हुआ। प्रशांत भूषण साहब वाला मामला जो था वो क्या था, जल्दी सोच के बताओ। सिविल मतलब वो होता है जब डिसोबीडियंस ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर होता है या जजमेंट होता है और जो अंडरटेकिंग आपने कोर्ट में ली होती है उसका आप पालन नहीं करते हो। क्रिमिनल मामला तब होता है जब आपने कुछ इस तरीके के वर्ड्स कह दिए या लिख दिए, पब्लिश कर दिए जो स्कैंडलाइज करता है कोर्ट को या इसके अथॉरिटी को, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन आपके अगेंस्ट में ले सकती है। प्रशांत भूषण साहब के केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। रिलेवेंट प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 129, 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली टू पनिश पीपल फॉर देयर रेस्पेक्टिव कंटेम्प्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, नीचे की लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है। सेक्शन 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 डिफाइंस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया हाई कोर्ट जो है क्या लोअर कोर्ट्स को पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, ये कैसा हो सकता है। देखो हाई कोर्ट ने कुछ कहा कि भैया ये फलाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप इस फैसले को ऐसे करो, लेकिन वो नहीं माने तो उस समय ये चीजें काम में आती है। फिर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 अलोंग विद एलिमेंट्स लाइक पब्लिक ऑर्डर एंड डिफमेशन। देखो वी है आर्टिकल 19(1)(a) जो हमको कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट कंटेम्प्ट का जो प्रोविजन है ना वो उसमें वंचित है, आप एक्सेप्शन में आता है। तो वही वाली बात है, और यही कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट का मामला है इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, अब ये जो कंटेम्प्ट का मामला है कोई एज सच फिक्स तो है नहीं। अब जैसे प्रशांत भूषण साहब का ही केस था, उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं है, पर कुछ लोगों का कहना था कि नहीं भैया इन्होंने किया है। तो यही है कि कुछ एज सच फिक्स डेफिनेशन नहीं है और जुडिशरी जो है अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन पावर है जो कि आर्टिकल 13, 32, 136, 142 एंड 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल एक्टिविज्म भी करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ये फिलॉसफी होती है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की, वे जजेस जो हैं वो अपने पर्सनल व्यूज रिगार्डिंग किसी पब्लिक पॉलिसी के देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो जरूरत पड़ने पे बहुत सारे मैटर्स पे बोल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन पे, आपका 377 वाले मैटर के ऊपर, ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे के ऊपर, सबरीमाला वाले मुद्दे के ऊपर। जब तक केस फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले जजेस ने अपनी अपनी बातें रख दी थी, ठीक है। और एक सर्वे जो है वो ये कहता है, पीपल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारत के 80% लोगों का विश्वास है और इससे ज़्यादा विश्वास किसी और इंस्टीट्यूशन के ऊपर इंडिया में नहीं है। तो ये भी बात सामने आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जुडिशियल एक्टिविज्म भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज की कुछ न्यूज़ के ऊपर देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस द ईयर सस्पेंशन ऑफ 12 महाराष्ट्र बीजेपी एमएलए। मैंने आपको ये पहले भी शायद एक बार डिस्कस किया हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है 12 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्वेश्चन किया था कि भैया आप जो लोगों के राइट हैं रिप्रेजेंटेशन का, पीपल्स राइट टू रिप्रेजेंटेशन, आप उनको उससे वंचित कर रहे हैं। कैसे कि आपने जो है इनको सस्पेंड किया,
आपने इनको हटाया भी नहीं, ये खत्म भी नहीं हुए, ये लोग मतलब कहीं चले भी नहीं गए, इन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी, तो वो सीट्स भी वेकेंट नहीं हुई, वहां पे री इलेक्शन करके नए बंदे भी नहीं आने, इन्हीं का वेट होना है। और इनको भाई आपने 1 साल तक के लिए असेंबली में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये लोग जहां जहां से आए होंगे वहां के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है असेंबली के अंदर। तो ये पहले क्वेश्चन किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया है ये 1 साल का जो सस्पेंशन था 12 महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए के ऊपर। फिर क्या है, विलिंग टू टॉक टू पाकिस्तान ऑन पिलग्रिम फ्लाइट्स इंडिया। कल हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान से एक बात आई थी कि भारत और पाकिस्तान के जो पिलग्रिम्स हैं उनको एक दूसरी जगहों पे जाने दिया जाए, और मैंने आपको जगह भी बताई थी कि कहाँ कहाँ के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 1974 का ये प्रोटोकॉल्स है रिलीजियस ट्रैवल को जो अलाउ करता है, और उसी के चलते हुए यहाँ पे बातचीत करने की बात करी है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें पॉजिटिव अपना अप्रोच दिखाया, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू टॉक अबाउट इट। तो ये हमने देखा। फिर है स्टेट्स मस्ट डिसाइड ऑन SC/ST कोटा इन प्रमोशन, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट पे मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया क्या है बार बार आप हमारे पास आ जाते हो कि इस तरीके से नियम बनाओ, कानून बनाओ, हमारा काम थोड़ो है पॉलिसी मेकिंग का, ये तो स्टेट्स का काम है ना, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, तो आप हमारे पास मत आओ, आप जाओ स्टेट्स के पास, वहाँ चीज़ों को देखा जाएगा। तो ये मामला था ये वाला न्यूज़ में। इसके बाद है गूगल टू इन्वेस्ट अप टू 1 बिलियन इन एयरटेल, तो ये एक न्यूज़ है। फिर क्या है, डोंट वांट वॉर्स बट वोंट लेट इंटरेस्ट टू बी इग्नोर्ड, रशिया ने ऐसा कहा है। रशिया यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि भैया हमें जो है कोई वॉर नहीं करना है, हम यूएस से जो अभी टकरार कर रहे हैं या यूरोपियन कंट्रीज से टकरार जो कर रहे हैं, हम कोई वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मामला क्यों कहा जा रहा है, वो यूक्रेन वाला मैटर मैं आपको समझा ही चुका हूँ, उसी के चलते हुए कहा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के चलते हुए रशिया से सब प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप यूक्रेन को नेटो में हो जाने दो, रशिया सबको प्रेशराइज कर रहा है कि हम नहीं होने देंगे। अब रशिया कह रहा है कि भैया अगर आप ये सोच रहे हो कि हम वॉर चाहते हैं तो ये तो नहीं है, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो खराब करोगे। तो ये रशिया ने काइंड ऑफ धमकी दी है। इसके बाद है फिलीपींस इंक्स $375 मिलियन ब्रह्मोस मिसाइल डील। तो ब्रह्मोस जो है ये इंडिया रशिया की जॉइंट वेंचर है, और यहाँ पे देखने को मिला है कि फिलीपींस ने $375 मिलियन इन्वेस्ट करके भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की कोशिश करी है। फिलीपींस को जो है चाइना दबाता रहता है समय समय पे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, भारत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स अब तक खरीदते ही आए हैं, अब बिकने भी शुरू हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। ऑल दो जो ब्रह्मोस है ना, ये इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर है, तो हम इसको प्रॉपर मेड इन इंडिया नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो चीज़ें जो हैं असेंबल करी जाती हैं रशिया से, फिर यहाँ पे बनाई जाती हैं। फिर क्या है, यूथ ऑफ कंट्री कैन बूस्ट वोकल फॉर लोकल कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऐसा बोला है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एनसीसी कैडेट, उनकी एक फोटो भी कल काफ़ी न्यूज़ में ट्विटर पे सब जगह वायरल हो रही थी। फिर है स्टडी रेजेस कंसर्न ऑन नियोकोव। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला है, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है नियोकोव, इसको काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दिस कुड बी द मोस्ट डेंजरस कोरोना वायरस का वेरिएंट फ्यूचर में। अब देखते हैं क्या होता है, फैलता है नहीं फैलता है। ओमिक्रॉन तो जो है वो सिंपल निकल गया, इंडियंस तो ठीक ठाक मतलब उसको झेल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है इकोनॉमिक क्राइसिस टाइटन्स ग्रिप ऑन श्रीलंका हिंटरलैंड। तो देखो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना गाइस, वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। अब क्या है, कोविड के चलते हुए टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसके चलते हुए काफ़ी सारा नुकसान श्रीलंका को झेलना पड़ रहा है। चाइना से ऑलरेडी ये डेथ में है, इंडिया ने भी इनके भी काफ़ी मदद करी है, सब मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। आप में से अगर कोई भी क्लैट यूजी, क्लैट LLM, एनालिसेट, DULLB के कोर्सेज मॉक परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, स्टोर सेक्शन में जाइए, कोर्सेज या मॉक्स को परचेस कर लीजिए। आप ज़्यादा जानकारी के नीचे दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय